नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं कुलदीप वासिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। उपचुनाव में बीजेपी के स्टार विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। अरुण सिंह है, भारती बेन, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और साथ ही ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी, किशनलाल गुर्जर, अलका गुर्जर, ये पूरी सूची में जो नाम है वो आपके सामने है। अरुण चतुर्वेदी हैं, अशोक पन्नामी का नाम भी शामिल है, वासुदेव देवरानी हैं, नारायण सिंह देवल, जोगेश्वर गर्ग, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी भी इस लिस्ट में शुमार है। राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहेड़िया, राहुल कसवा, नारायण लाल पचारिया लिस्ट में शामिल हैं। अब तमाम जो खबरें चल रही थी गुटबाजी को लेकर, खेमेबंदी को लेकर बीजेपी के भीतर, क्योंकि जो नामांकन के दिन पोस्टर्स दिखाई दिए वो सोशल मीडिया पर हो या फिर जहां जहां पर भी नामांकन हो, एक राजसमंद हो, सहाड़ा हो, सुजानगढ़ हो, उन पोस्टर्स में राजे की मौजूदगी नहीं थी। अब ये कहा जा रहा था कि राजे की पोस्टर ना होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। गुटबाजी खुलकर दिखाई दे रही है, सबके सामने गुटबाजी आ गई है, ये आरोप कांग्रेस का भी था। लेकिन अब चूंकि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो सामने है, राजे का नाम भी उसमें शामिल है, तो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि तमाम जो अटकलें चल रही थी उनमें विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में बीजेपी के स्टार कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो भूमिका निभाएंगे, वो पूरी लिस्ट आपके सामने। राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहेड़िया, इन सभी को भी मौका दिया गया है, इन सभी का भी नाम शामिल है। राहुल कसवा भी हैं, साथ ही सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी हैं, वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है, राजेंद्र राठौड़ हैं, अरुण सिंह, भारती बेन, ये तमाम नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, नामांकन के दिन जो तमाम पोस्टर्स थे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर जहां पर उपचुनाव होने वहां पर हो, उनमें राजे नदारत थी, और उसके बाद खबर ये कि गुटबाजी चरम पर है, खुलकर सामने आ गई है। चूंकि अब लिस्ट सामने है, इसमें नाम राजे का है, विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो तस्वीर थी तो वो तस्वीर तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल मीडिया पर तीनों कैंडिडेट्स के साथ फोटो लगाए थे, उनको लेकर जो सियासी मैसेज चला, जिसको लेकर कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वो चर्चाओं में रहे, उन फोटोग्राफ्स में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटोग्राफ नहीं थी। हालांकि एक सभा में उनका फोटो लगाया गया था राजसमंद वाली में, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो ट्विटर और फेसबुक है, उन पर फोटो नहीं थी। लेकिन स्टार प्रचारकों का जहां तक सवाल होता है तो स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट होती है जिसमें वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी कैंडिडेट बुलाता है, पार्टी को पहले कहता है कि हमें इन स्टार प्रचारकों को भेजिए, उसके बाद उनकी सभाएं या अन्य कार्यक्रम होते हैं या मीटिंग्स स्टार प्रचारक लेते हैं। उस फहरिस्त में स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी कोर टीम के सदस्य मौजूद हैं। कोर टीम में वसुंधरा राजे स्वयं भी हैं, भूपेंद्र यादव भी हैं, ओम प्रकाश माथुर भी हैं, चूंकि गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर, इनका होना तो लाजमी भी है क्योंकि प्रदेश संगठन की कमान इन्हीं के हाथ में है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोर टीम के जो प्रमुख लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है। यहाँ पर महामंत्रियों को भी शामिल किया गया है। महामंत्रियों की फहरिस्त में सुशील कटारा हो, भजनलाल हो, ये लोग भी हैं। और उसके अलावा जोगेश्वर गर्ग को भी शामिल किया गया है क्योंकि वो अभी मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में, तो विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 30 लोगों की ये फहरिस्त है। इसमें एक राजनीतिक और सियासी संतुलन, जातिगत संतुलन बिठाने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जातिगत संतुलन बिठाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से ये 30 लोगों की लिस्ट जो है अरुण सिंह ने निर्वाचन आयोग को भेजी है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, जिनके पास पद है उनका नाम तो शामिल है ही और होना भी चाहिए, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं जो थोड़ा सा भी प्रभाव रखते हैं उन सभी को भी तवज्जो दी गई है। साफ तौर से ये कोई रूठे ना कोई छूटे ना वाली पॉलिसी पर ही बीजेपी भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर किसी को भी छोड़ा जाता है या फिर कोई छूटता है तो उसका असर दिखाई दे सकता है विधानसभा उपचुनाव में। देखिए, अभी यहाँ पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होगी जिस पर गौर करना काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके अंदर की कहानी जो भी हो, लेकिन बाहर जनता है वो ये देखेगी कि जो कल की सभाओं में जो तमाम नेता मौजूद थे उनके अलावा जो नहीं थे उनकी मौजूदगी रहती है या नहीं रहती। हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर कुछ नेताओं की व्यस्तता है, जिनमें प्रमुख नाम जो हैं उनमें वसुंधरा राजे सभा में आती हैं नहीं आती हैं, या कार्यक्रम में आती हैं नहीं आती हैं,
दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव आते हैं या नहीं, या कहाँ इन सभी नेताओं की व्यवस्था रहती है। और सबसे खास ओम प्रकाश माथुर, क्योंकि ओम प्रकाश माथुर को भी राजस्थान की गहरी पकड़ है, तो उन्हें बुलाया जाता है या नहीं जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर बुलाने पर वो उनकी व्यस्तता जाहिर होती है इन तीनों नेताओं की, ये अलग बात होगी। पार्टी के अंदरूनी चीजें क्या है, लेकिन कांग्रेस भी है वो निगाहें लगाए बैठी हुई है, लगाए बैठी हुई है, क्योंकि कल की एक तस्वीर थी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों साथ थे, तमाम नेता साथ थे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंच पर इन सभाओं में कैसे साथ होंगे, किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो गति पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। दीपा ऐश्वर्या, लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से कांग्रेस की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की है वो बीजेपी ने की है, तो फोकस बीजेपी पर है। पूरी कोशिश एकजुटता को दिखाने की जा रही है। अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश है कि पार्टी एकजुट है, सभी एक साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे विधानसभा उपचुनाव, ये दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। अब इसका असर कितना दिखाई देता है जनता को भी ये दिखाई देता है वाकई में या फिर नहीं, इसको लेकर भी कई सवाल है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज असम दौरे पर जाएंगे। दोपहर 1 बजे जयपुर से रवाना होंगे सीएम गहलोत, ये अहम खबर है। असम के दौरे पर जाने वाले हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे का। पहले खबर थी कि शाम को 4 बजे जाएंगे, लेकिन फिर बाद में दोपहर 1 बजे खबर यह आई कि वो जयपुर से रवाना होंगे। असम के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ जाएंगे। असम मंत्री बीडी कल्ला भी होंगे, पुखराज पराशर भी जाएंगे उनके साथ में। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल भी साथ में मौजूद रहेंगे। और साथ ही आज गुवाहाटी में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम गहलोत। कल बोगीगांव और पटाचरकुची में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ में कल शाम 6 बजे गुवाहाटी में स्थानीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शामिल सीएम अशोक गहलोत होंगे। कल रात 9 बजे गुवाहाटी से जयपुर के लिए रवाना वो होंगे। अब जो प्रवासी राजस्थानी वहाँ पर रहते हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या भी है। असम में बहुत ज़्यादा प्रभाव वो रखते हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर खासतौर से इंतजाम किए गए हैं। जो जनसभा होनी है उसको भी खासतौर से उन्हीं इलाकों में रखा गया जहाँ पर राजस्थानी रहते हैं, उनको साधने की कोशिश है, क्योंकि असम में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव चल भी रहे हैं, चुनावी माहौल है। और ऐसे में वहाँ जाकर अब कितना सफल ये रणनीति हो पाती है या फिर राजस्थानियों के साथ कितना संपर्क साध पाती है कांग्रेस, इस पर भी लगातार नजर है। दक्षिण परगना में गढ़ बचाना टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दक्षिण परगना में गढ़ बचाना टीएमसी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी चुनौती आखिर क्यों है, समझिए। 2016 में टीएमसी ने 31 में से हासिल की थी 29 सीटें। 2016 में जो रिजल्ट रहा था उससे इस बार चुनौती और भी बढ़ गई है। 31 में से हासिल की थी 29 सीटें, जबकि माकपा 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। और भाजपा और कांग्रेस को झेलनी पड़ी थी यहाँ निराशा। भाजपा कांग्रेस दोनों के हाथ खाली रह गए थे, निराशा यहाँ पर झेलनी पड़ी थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में चली भगवा लहर के बाद बदली परिस्थितियां, जो परिस्थितियां थी वो बदली 2019 लोकसभा चुनाव के बाद। और इस बार सभी सीटों पर मुख्य रूप से भाजपा और टीएमसी में मुकाबला है और इसीलिए भी चुनौती टीएमसी के सामने बड़ी है। अभिषेक बनर्जी भी इसी जिले के डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है टीएमसी की वापसी करना, टीएमसी को उसी तरीके से जीत दिलाना जिस तरीके से जीत हुई थी 2016 में। आईडीबीआई के निजीकरण की प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। जहां आईडीबीआई के निजीकरण की तैयारी चल रही है, इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। आईडीबीआई में पूरी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी में सरकार है, इसी को लेकर विचार भी किया जा रहा है। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। तैयारी में सरकार लगातार दिखाई भी दे रही है। सरकार और एलआईसी का पूरा हिस्सा बेचा जाएगा निजी क्षेत्र के हाथों में और कुछ दिनों में कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना भी है। खबर ये कि कुछ दिनों में हो सकता है कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाए। आईडीबीआई को खरीदने के लिए विदेशी बैंक भी लगा सकेंगे बोली। और आईडीबीआई में केंद्र ने 51% हिस्सेदारी 2019 में बेची थी एलआईसी को। अभी इसमें एलआईसी की 51% और केंद्र की है 47.11% हिस्सेदारी। आरएसएस की नई राष्ट्रव्यापी मुहिम, आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र की चिंतन बैठक। आरएसएस की नई राष्ट्रव्यापी मुहिम चल रही है। आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र की चिंतन बैठक भी, क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम समेत राजस्थान के तमाम प्रमुख प्रचारकों की मौजूदगी है। संघ के भूमि प्रदूषण रोकने की दिशा में आगामी मुहिम पर मंथन और साथ ही भूमि सुपोषण महाअभियान को लेकर चर्चा हो रही है। देश भर में उपखंड गांव स्तर पर 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होगा अभियान और जन जागरण महाअभियान शुरू होगा राष्ट्रव्यापी स्तर पर।
और पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता पर पहले से जारी है काम। और देश में प्रदूषित जल, रासायनिकों के उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान और अलग अलग कारणों से भूमि हो रही जहरीली, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसी पर मेरे साथ ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। ऐश्वर्य, ये चिंतन बैठक कितनी महत्वपूर्ण है जो जयपुर में हो रही है? क्या कुछ खास आज की बैठक में होगा? देखिए, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी बेंगलुरु में। उसमें निर्णय लिया गया कि देश भर में व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि सामाजिक कार्यों में लगातार वो वर्ष भर जुटा रहता है, उसकी तैयारियां की जाती है। उसी तैयारियों के मद्देनजर उस बैठक में चर्चा की गई थी। और उसके बाद राजस्थान क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान क्षेत्र में 3 प्रांत हैं। चित्तौड़ प्रांत है, जयपुर प्रांत है और जोधपुर प्रांत है संघ की दृष्टि से। तो उन संघ की दृष्टि से 3 प्रांतों के लिहाज से ये बैठक जो है, चिंतन बैठक, इसमें खास तौर पर फोकस किया जाएगा इस बार, जो कि तमाम संगठनों को बुलाया गया है। चिंतन किया जाता है, आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत की जाती है, कोरोना काल में किस तरीके से सेवा कार्य किए गए और उसके अलावा क्या क्या सामाजिक कार्यों से सभी लोग जुड़े रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भूमि सुपोषण महाअभियान है। भूमि सुपोषण महाअभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है देश भर के सामने कि जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, रसायनों के कम से कम उपयोग कैसे हो, प्लास्टिक का यूज जो है उससे कैसे कम किया जाए क्योंकि प्लास्टिक भी काफी घातक है और खास तौर पर जानवरों के लिए तो बेहद नुकसानदायक है, चाहे कोई भी पशु हो उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये महाअभियान है, इसकी तैयारियां खास तौर पर की जा रही है। विभिन्न संगठन हैं जिनमें कि संगठनों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। विभिन्न संगठनों में मिसाल के तौर पर यदि राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी तरफ से गुलाबचंद कटारिया हैं, सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, तीनों की यहां पर मौजूदगी है। बाकी अगर अन्य को देखा जाए तो अलग अलग संगठन है, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, किसान संघ हो, क्रीड़ा भारती हो, विद्या भारती हो, विभिन्न अलग अलग संगठन जो अपने अपने क्षेत्रों में विविध कार्य करते हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। और इस बैठक में क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम है, उनके अलावा तीनों प्रांतों के प्रचारक मौजूद हैं, प्रमुख प्रचारकों की मौजूदगी है। और इसमें यही फोकस किया जाएगा कि इस अभियान को राजस्थान में कैसे सफल बनाया जाए। और उसके अलावा पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समर्पण अभियान शुरू किया था। समर्पण अभियान में राजस्थान ने जो अपना सहयोग दिया वो भी काबिल तारीफ रहा। राजस्थान में हर एक क्षेत्र से अच्छा सहयोग मिला, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और आगामी दिनों में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको लेकर रणनीति बननी है, उनको लेकर यहाँ बातचीत हुई है। जी ऐश्वर्य, जयपुर में ये बैठक आज हो रही है, इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बैठक होगी क्या? क्योंकि देश भर में जो गांव स्तर पर भी है, उपखंड स्तर पर भी 13 अप्रैल से इसकी शुरुआत भी होनी है। जो महाअभियान का आगाज किया जा रहा है, 13 अप्रैल से इसकी शुरुआत भी होगी। किस तरीके से आगे पूरा अभियान बढ़ेगा? देखिए, इस अभियान को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जाएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग संगठनों का और भी सहयोग लिया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा शैक्षणिक संस्थाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। युवा संस्थाएं हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और कृषि के क्षेत्र में जो खास तौर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आज से अगर 50 साल पहले की स्थितियों को देखें तो 50 साल पहले जमीन जो थी, आज भी गांव खेड़ों में बुजुर्ग यही कहते दिखाई दे जाते हैं कि आज की फसलों में या गेहूं में या अन्न में वो स्वाद नहीं जो पहले हुआ करता था। तो तमाम जो दुनिया भर के वैज्ञानिक है इस बात को अब अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अब जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ सुपोषण पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए क्योंकि यदि रसायनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो फसल तो पैदा की जा सकती है लेकिन वो फसलें जो होंगी वो नुकसानदायक भी होंगी। तमाम चिंताएं हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है, खासतौर से पर्यावरण संरक्षण पर जोर भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा का मिशन केरल चल रहा है। सूबे में भाजपा के राजनीतिक अभियान को गंभीरता दे रही श्रीधरन की मौजूदगी और साथ ही स्टार राजनेताओं की श्रेणी में जगह बना रहे मेट्रोमैन श्रीधरन और साथ ही वो केरल में सीधे लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन के बीच में है और इसके बावजूद श्रीधरन को उतार भाजपा ने लगा रखी भविष्य की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके मेट्रोमैन के लिए जनसभाएं। वहां पर आरएसएस की सक्रियता से भी केरल में भाजपा की मौजूदगी चुनावी माहौल को
गति दे रही है। उमस भरी गर्मी में भी श्रीधरन के प्रचार में भीड़ लगातार जुट भी रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने आदर भाव से धोए पांव भी श्रीधरन के। लोकप्रियता की कसौटी पर युवाओं के बीच में भी बनाई श्रीधरन ने पैठ। अब उम्मीद है कुछ चमत्कार होने वाला है केरल में बीजेपी को। कन्याकुमारी में लेफ्ट की स्थिति नहीं राइट। जी हाँ, कन्याकुमारी में लेफ्ट की जो स्थिति है, जो हालात है, वो राइट नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर समझिए। बंगाल के अलावा दक्षिण भारत में भी लेफ्ट की हालत पतली हो रही है। तमिलनाडु केरल सीमा पर स्थित कन्याकुमारी में बजता था कभी डंका, लेकिन अब दृश्य बदल चुका पूरी तरीके से। फिलहाल यहाँ न लेफ्ट प्रत्याशी का नाम है और न ही प्रचार का शोर दिखाई दे रहा है। यहाँ से सीपीएम के सांसद और विधायक जीतते थे लगातार चुनाव, लेकिन अभी सीपीएम और सीपीआई का एक भी प्रत्याशी नहीं कन्याकुमारी के मैदान में। स्टालिन के नेतृत्व में गठबंधन एसपीए ने कन्याकुमारी से लेफ्ट को नहीं दिया टिकट और 2016 के बाद से लेफ्ट पार्टियों का वर्चस्व कम होना शुरू हो गया है। सीडी मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं रमेश जारकीहोली। उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। सीडी मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी खबर है। सीडी में एक महिला के साथ दिखे थे जारकीहोली। इसके बाद जारकीहोली को देना पड़ा मंत्री पद से इस्तीफा भी। 2 मार्च से लापता महिला ने बेंगलुरु में दर्ज कराया बयान। कल दोपहर बाद वकील के साथ अदालत पहुंची महिला। इससे पहले वकील के जरिए 26 मार्च को दर्ज कराई एफआईआर। रमेश जारकीहोली पर यौन प्रताड़ना और रेप के आरोप महिला की मेडिकल जांच करवा सकती है पुलिस। अब कहा जा रहा है कि महिला की मेडिकल जांच पुलिस करवा सकती है, उसके बाद टेंशन बढ़ सकती है जारकीहोली की। 3 दशक में पहली दफा ममता नहीं दिख रही अजय। जी हाँ, 3 दशक में ऐसा पहली मर्तबा होने जा रहा है जब ममता नहीं दिख रही अजय। बंगाल में सबसे हॉट सीट बनी नंदीग्राम और नंदीग्राम बना टीएमसी और भाजपा के लिए नाक का सवाल। दोनों के लिए, ये टीएमसी भाजपा के लिए नाक का सवाल है नंदीग्राम। दीदी भी एक साधारण उम्मीदवार की भांति मांग रही है वोट। ममता मंच से संस्कृत के श्लोक और मंत्र उच्चारित कर रही है। साथ ही दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम बन गया है अस्तित्व की लड़ाई। लेकिन भाजपा अलकमान का शुभेंदु को मिल रहा पूरा सपोर्ट। वहां पर लगातार रोड शोज भी किए जा रहे हैं। दावा जीत का दोनों ही दल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से पहुंची गहरी ठेस। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम जो भी हालिया दिनों में हुए, उससे गहरी ठेस पहुंची। वाजे प्रकरण से महाराष्ट्र की प्रशासनिक साख मिल गई मिट्टी में। न अघाड़ी की जीत, न भाजपा की जीत, बल्कि महाराष्ट्र हुआ शर्मसार। जबकि हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से प्रदेश को संवारा था। राजनीति आरोप प्रत्यारोप से आगे षड्यंत्र का लेती आकार, तो मन होता है विचलित। अधिकारी अपने हितों के लिए राजनेताओं का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन ने ले लिया गैंग का रूप और गैंग की तरफ पुलिस में बन गए कई दल। अब राजनीति ही नहीं, हर जगह चल रहा नीचे दिखाने का कैंपेन। और इसलिए भी हम कह रहे हैं जो महाराष्ट्र की सियासत है, उससे प्रशासनिक अमले पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार का घटता कद। अब नीतीश कुमार का कद क्या घट रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की पावर लिस्ट में ग्राफ गिरा है नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2020 के देश के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की सूची जारी हुई है। सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है 80वां स्थान, जबकि नीतीश को वर्ष 2019 में मिला था 18वां स्थान। 18वें से वो 80वां तक पहुंच गए हैं। भाजपा के साथ सरकार बनाने के बावजूद कम होती गई उनकी हैसियत। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वैसे नीतीश कुमार की इस पावर लिस्ट में सबसे ऊंची रैंकिंग रह चुकी 13वीं। और वर्ष 2015 में जब लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ भाजपा को निर्णायक रूप से पराजित किया था, लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ फिर मुख्यमंत्री बन, लेकिन 80वें नंबर पर आ गए हैं। और जगन मोहन से लेकर पिनराई विजयन तक लगभग सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊपर हैं। शरद पवार की राजनीति का स्टाइल क्या है, इसका हर कोई कायल है। शरद पवार की राजनीति का स्टाइल अमित शाह से मुलाकात के कुछ भी हो सकते हैं सियासी मायने। अब शरद पवार की राजनीति का स्टाइल यही है, अमित शाह से मुलाकात के कुछ भी मायने हो सकते हैं, सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। लेकिन पवार ने अपने स्टाइल में साथ लिया था। वैसे भी दिल्ली में पवार को लेकर कई तरह की कहावतें मशहूर हैं। अगर पवार ने मुंबई का टिकट लिया तो तय नहीं कि वो मुंबई ही जाएं। वैसे ही पवार राजनीति भी करते हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। तभी शाह से पवार की मुलाकात के बाद भी भाजपा को नहीं रखनी चाहिए ज्यादा उम्मीदें पवार से। उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बनाने के खेल में पवार शायद सफल हो गए, क्योंकि इस खबर के बाहर आने से शिवसेना में मची है खलबली कि आखिर पवार के शाह से मिलने के मायने क्या हो सकते हैं। इसको लेकर शिवसेना भी चिंतित है। कोरोना रोकथाम पर मंथन, सीएम गहलोत ने आवास पर ली अहम बैठक। कोरोना रोकथाम को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। सीएम गहलोत ने आवास पर अहम बैठक ली, प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फीडबैक लिया। प्रदेश में कोविड के क्या हालात हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, कोई लापरवाही ना हो, कोई भूल चूक ना हो, कोई देरी ना हो, ये कोशिश भी है सरकार की। और इसीलिए भी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत लगातार नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जो स्थितियां हैं उसको भाप भी रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम गहलोत ने आवास पर ही बैठक ली। कोविड को लेकर प्रदेश में कोरोना के ताज़ा हालातों पर समीक्षा की, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी फीडबैक लिया। अब जिस तरीके से प्रबंधन कोरोना का हुआ था, कोरोना को रोकने के लिए उसी तरीके से वैक्सीनेशन को भी सफल बनाना है, ये कोशिश है और इसीलिए भी एक के बाद एक कई बैठकें ली जा रही हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी चल ही रही है बैठक या फिर खत्म हो चुकी है? क्या कुछ खास बैठक में एजेंडा कोविड को लेकर? जी मैं देखिए, कोविड समीक्षा बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास से खत्म हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड की स्थिति और जो वैक्सीनेशन को लेकर जो समीक्षा की है वो साथ में अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि कोरोना को लेकर जिलों में जो एक्शन प्लान बनाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग करे। साथ ही जो पॉजिटिव रेट है या मृत्यु दर है या ग्रोथ रेट है उसकी नियमित समीक्षा कर। ये भी कहा है कि कलेक्टर जो है वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन को लेके जो है वो अपनी लगातार उस पर काम करें। और बड़ी चीज जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाए और क्योंकि लोगों का जीवन बचाना है सर्वोच्च प्राथमिकता देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए किसी भी कीमत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और जरूरी फैसले लिए जाएंगे। साथ में सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि जो टीकाकरण की गति है उसको लगातार बढ़ाया जाए। और इस कोविड की बैठक के बाद अब कैबिनेट की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास चल रही है और खास बात यह है कि इसमें भी जो सरकार ने जो प्रयास किए हैं आने वाले समय में जो चुनौतियां है कोविड को लेके उस पर भी चर्चा हो रही है और साथ में कुछ अहम एजेंडे जो कि पिछली कैबिनेट की बैठक में शेष रह गए थे उन पे भी आज मोहर लगने जा रही है। चलिए ठीक नरेश, लेकिन कोई बड़ा फैसला तो लगता नहीं है कि लिया जाएगा क्योंकि लॉकडाउन को लेकर पहले ही सीएम भी खुद ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन पर तो हम विचार कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही बरत रहे हैं उस पर सख्ती जरूर होगी। लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला या फिर कुछ हो पाएगा नहीं, लगता नहीं है बैठक में। नरेश चलिए ठीक है, लॉकडाउन को लेकर पहले कई बार सीएम से सवाल भी पूछा गया कि क्या लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है क्या, तो सीएम ने कहा था कि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जहां पर भी लापरवाही बरत रहे हैं लोग वहां पर सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। हालांकि जिन जिन क्षेत्रों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू की स्थिति भी है और साथ ही अगर कोई कोताही बरतते हैं तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर भी। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में भाजपा किसके खिलाफ है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ चल रही है? अमित शाह, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात की खबर हैरान करने वाली है। अचानक से मुलाकातें सबकी होती है, इसके पीछे के असल मायने क्या है? अहमदाबाद के बड़े कारोबारी की यहां हुई मुलाकात की खूब हो रही है चर्चा सियासी गलियारों में। एनसीपी नेता कर रहे इनकार तो भाजपा नेता दे रहे मुलाकात के संकेत। एनसीपी हालांकि मना कर रही है मुलाकात से, लेकिन भाजपा इसके संकेत जरूर दे रही है। वैसे मुलाकात की पुष्टि कई तरह से हो रही, तो फिर महाराष्ट्र में भाजपा किसके लिए घेराबंदी कर रही है? भाजपा नेता देशमुख के साथ शरद पवार पर भी साध रहे निशाना। अगर फसाद की जड़ एनसीपी है तो भाजपा फिर उसके साथ क्यों जोड़ रही तार? रेलवे में तबादलों को लेकर कर्मचारी संगठन और रेलवे प्रशासन आमने सामने है। रेलवे में तबादले जो लगातार हो रहे हैं उसको लेकर कर्मचारी संगठन और रेलवे प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। कर्मचारियों के एक स्थान पर 4 वर्ष पूरे होने पर किया जाता ट्रांसफर। जयपुर मंडल में संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर। रेलवे बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। कोरोना के चलते रेलवे ने पूर्व में लगाई थी ट्रांसफर पर रोक, लेकिन अब जयपुर समेत 4 मंडलों में कर्मचारियों को बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। टी, रिजर्वेशन क्लर्क, बुकिंग क्लर्क और अन्य स्टेशन स्टाफ के ट्रांसफर की तैयारी चल रही है। रेलवे यूनियन एआईआरएफ नेता शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अब ट्रांसफर से रेल कर्मियों के स्कूली बच्चों को परेशानी होगी। उनका कहना है कि इससे परिवार में भी असर पड़ रहा है, जो कि गलत है। इसका लगातार विरोध भी कर रहा है।